सो हेलो डियर, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारी इस मुहिम के अंदर, जिसमें हम हर एक फिजिक्स के चैप्टर को उठाने वाले थे और उन हर चैप्टर में से एक एक कंसेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट या फिर टॉपिक कह लीजिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। तो आइए फटाफट से जो है हम वर्क एनर्जी थ्योरम पे डिस्कस जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेन निकालने की बिल्कुल जो है वो आपको जरूरत नहीं है, केवल एक स्क्रीनशॉट से जो है वो आपका काम यहाँ पे चल जाने वाला है। ठीक है, तो आर यू रेडी गाइज? ओके, लेट्स स्टार्ट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि आप जो है बोर्ड पे देखना स्टार्ट करिएगा। कि वर्क एनर्जी थ्योरम में बेसिकली सबसे पहले जो है वो हमारे पास आता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ने के पहले हमें यह समझना जरूरी रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, क्योंकि वर्क एनर्जी का जो रिलेशन है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी से ही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है। तो आपको पता होगा, बल्कि आपको रटा हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला जो मैं लिखने बोर्ड पे जा रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी ये होता है हमारे पास हाफ mv²। यहां पर अगर आप गौर करें तो m जो है वो हमारे पास मास होता है और v, आप बोलेंगे कि v जो है वो वेलोसिटी होता है, लेकिन v यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है। ये बात जो है वो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि v जो है वो यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है। v जो है वो यहाँ पर स्पीड है। यहाँ पर डायरेक्शन का जो है वो कोई सेंस जो है वो नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि मास जो है वो भी स्केलर है। और यहाँ पे अगर हम वेक्टर v अगर कंसीडर कर लेते हैं तो फिर जो है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी वेक्टर हो जाती है। इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वेक्टर नहीं है। तो इसको कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ m मॉड्यूलस ऑफ v का जो है वो स्क्वायर। ये इसका करेक्ट फॉर्म है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का। और जो है अब आप सेकंड पॉइंट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो होगा हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड ही है, कि आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करती है। ठीक है, फ्रेम मतलब रेफरेंस फ्रेम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आप पूछेंगे कैसे, तो कुछ इस तरीके से होगा कि मान लीजिए जो है एक हमारे पास यहाँ पे जो है एक मान लीजिए यहाँ पे ये मैंने बस बना दी। ठीक है, ये इसके ये हो गया बस के। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे दो लोग जो है बस के अंदर सवार है। बस जो है वो कुछ ऐसे यहाँ पे रोड पे चल रही है। इसको मान लीजिए ये कोई ए है और ये मान लीजिए कोई बी है। ठीक है, और ये मान लीजिए एम से, यानी कि ये जो है वो मैं हूं जो कि बस को जाते हुए देख रहा हूं। ठीक है,
अब आप मुझे यहाँ पर बताइएगा कि क्या ए के रेस्पेक्ट में बी का कोई मोशन है? नहीं ना, ना ही ए के रेस्पेक्ट में बी का कोई मोशन है और ना ही बी के रेस्पेक्ट में जो है वो ए का कोई मोशन है। ए और बी के रेस्पेक्ट में दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे के लिए स्टैटिक कंडीशन में है। ठीक है, वहीं आप गौर करेंगे कि अगर मैं इनको देखूं, चलती हुई चूंकि बस है तो मेरे लिए जो है वो दोनों ही जो है मोशन की कंडीशन में रहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिखूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हमारे पास आ जाएगी वही हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अगर हम मास जो है वो इनका मान ले m1, इसका हो गया m2, बस की जो स्पीड है यहाँ पर v जो है वो हमारे पास होगी, तो ये जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी a की विद रिस्पेक्ट टू b के लिए, है ना। और यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो वो हो जाएगी हमारे पास हाफ m2v स्क्वायर। ठीक है, आपके हिसाब से यही सही होगा, लेकिन ये जो है वो दोनों हमारे पास गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है ए के रेस्पेक्ट में बी मोशन नहीं कर रहा, ना ही बी के रेस्पेक्ट में ए मोशन कर रहा, तो यहाँ पर जो v है वो 0 होगा। तो इस हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी वो भी यहाँ पे दोनों के रेस्पेक्ट में जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 यहाँ पे होगी। वहीं अगर हम बात करें m के रेस्पेक्ट में, तो m के रेस्पेक्ट में a की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू m, वो जो है वो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी हाफ m1v स्क्वायर। ठीक है, वहीं काइनेटिक एनर्जी जो है b की विद रिस्पेक्ट टू m अगर हम लिखे तो वो हो जाएगी हमारे पास हाफ m2v स्क्वायर। ठीक है, ये जो है अब जाके करेक्ट हुआ। ठीक है, तो इससे जो है वो क्या पता लगता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट है। फ्रेम डिपेंडेंट, काइनेटिक एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट होगा जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है। ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर लिख लीजिए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट में हम चलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है कि जो वर्क डन हमारे पास यहाँ पे होता है, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। क्या बोला मैंने कि द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कैसे हम इसको लिखेंगे आइए देखते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equals to change in kinetic energy। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास वर्क डन हो जाता है by all the forces is equals to the change in kinetic energy। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे जो है all the forces क्या है सर? all the forces यहाँ पे रहेगा हमारे पास कि वो चाहे हमारे पास इंटरनल फोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से भी जो है वो इसको लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स
इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज को जो है वो डेल्टा से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास दोनों जो है वो फॉर्म है वर्क एनर्जी थ्योरम की, ठीक है। अब जो है हम जो है वो इसका डेरिवेशन भी जो है वो आपको यहाँ पे करके बताएंगे। कभी कभी डेरिवेशन से भी जो है वो कई बार क्वेश्चन जो है वो सोल्व, न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं खींच देता हूँ एक लाइन, ठीक है, और इसका जो है मैं आपको प्रूफ जो है वो बताता हूँ। प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में जो है वो क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास जो है हम लिखते हैं कि जो है वर्क डन जो है होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, ये होता है। अब मान लीजिए सब कुछ एक्स डायरेक्शन में, तो उसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, उसको लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से डॉट जो है वो हट जाता है अगर दोनों जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में रहेगा तो, ठीक है। तो अब हम जो है वो आगे चलेंगे कि जो है आप जानते होंगे कि एफ जो है वो क्या होता है हमारे पास m इंटू ए, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास f होता है, ठीक है। तो हम जो है वो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ m a dx, ठीक है। m चूंकि कांस्टेंट रहता है, मास जो है वो हर चीज का कांस्टेंट होता है, तो ये जो है हमारे पास बाहर आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं m इंटीग्रेशन ऑफ a dx, ठीक है। और a के बारे में अगर मैं बात करूं तो a जो है वो हमारे पास क्या होता है, a होता है हमारे पास dv बाय dx, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जो है dv बाय यहाँ पे dv बाय dt। a जो है वो होता है हमारे पास dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस ए की यदि हम बात यहाँ पे करें, वहीं एवरेज जो है आप जानते होंगे यहाँ पर जो है वो दोनों जगह डेल्टा का साइन यहाँ पे आ जाता है। अगर हम ऊपर और नीचे dx से अगर मल्टीप्लाई कर दें, dx से जो है वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा dx बाई dt। अगर आप इसको जो है वो यहाँ ध्यान से देखें, ये हो गया हमारे पास dx बाई dt, है ना, और ये हो गया हमारे पास dv बाय dx। तो ये हो जाएगा जो है dx बाई dt क्या होता है, v जो है वो होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v dv बाय dx, ठीक है। अब इसका यूज जो है वो हम इसके अंदर करेंगे, तो यहाँ हो गया हमारे पास w इक्वल्स टू m इंटीग्रेशन के अंदर v dv बाय dx, और ये dx, यहाँ पर dx से dx जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है वो हमारे पास बचेगा w इक्वल्स टू m इंटीग्रेशन ऑफ v dv, ठीक है। अब v dv, v जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, v जो है वो वेलोसिटी है। इसका जो है हम जो है लिमिट जो है वो लगाएंगे। लिमिट मैंने यहाँ पर लगा दी u से लेकर और v तक। u हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा हमारे पास m इंटीग्रेशन होगा v का v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इस पर लिमिट जो है वो लग जाएगी u से लेकर v तक। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया m, यहाँ पर हो गया v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं w इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा जो है वो फॉर्म में आने लगा है, और इसको जो है वो हम लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर
हाफ mv² माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ चुका है कि वर्क डन जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पे होता है। इसको जो है वो हमने बोला था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर दिए हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, और इसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि वर्क एनर्जी चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल आपसे सोल्व जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए जो है वो इतना ही। कल फिर से हम एक नया कंसेप्ट जो है वो पकड़ेंगे, ठीक है। उसको पूरा बिखेर के और पूरा बिल्कुल एकदम लिटा के जो है वो समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।